हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, और उसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इससे पहले हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं। इसमें से जो पहला मैकेनिज्म था वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म था। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो दोनों मैकेनिज्म्स का कंडीशंस टोटली डिफरेंट था। वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते थे, यानी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑपरेट होते थे। आज हम और एक मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है SN1 मैकेनिज्म। तो किन कंडीशंस में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, आज हम उन कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो SN1 मैकेनिज्म आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करते हैं। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं किस पे? ओनली नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट पे, न कि ये डिपेंड करते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इनडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ द क्या न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल पे इंडिपेंडेंट होता है। और किन में होता है? सच सबस्ट्रेट्स और ऐसे सबस्ट्रेट जिनमें SN1 मैकेनिज्म होता है, जिनमें किस में? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये बहुत ही रेयर होते हैं, है ना। सच सबस्ट्रेट्स आर रेयर टू फाइंड अनलेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स आर प्रेजेंट और विद डाइजोनियम सॉल्ट। जो हम अभी देखने जा रहे हैं क्या क्या कंडीशन इसके लिए चाहिए। ठीक, ये वाली कंडीशन है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम एरोमेटिक प्राइमरी जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। ठीक है, इन कोल्ड कंडीशन, ताकि वो हमें क्या दें? डाइजोनियम सॉल्ट दें। क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो गुड सबस्ट्रेट होता है फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के लिए सबसे अच्छा जो सबस्ट्रेट होता है वो डाइजोनियम सॉल्ट होता है। वो कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। अब इसमें एक चीज ये होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट में जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है? डाई नाइट्रोजन होता है, N2 मॉलिक्यूल होता है। और N2 मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है और इजीली वहाँ से निकल जाते हैं, है ना। वहाँ से इजीली एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह वहाँ से वो एक्सपेल हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आपके सबस्ट्रेट है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इजीली क्रिएट हो जाते हैं बेंजीन रिंग पे। अब जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया बेंजीन रिंग पे, पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल। इसलिए वहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। और आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, फिर उस कार्बोकेटाइन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बनता है? आपका कार्बोकेटाइन बनता है, क्योंकि वही जो स्टेप होता है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। यहाँ पर भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट अब प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डाइजोनियम सॉल्ट के बाद आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब उस कार्बोकेटाइन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक आप कर पाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे इसको देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं आपका डाइजोनियम सॉल्ट, फिर इसके बाद आपका कार्बोकेटाइन वहाँ पे कैसे बनते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव क्या है? नाइट्रोसोनियम आयन। सबसे पहले आपको NO पॉजिटिव की जनरेशन करना है। वो कैसे जनरेट करते हैं? आप सोडियम नाइट्रेट लेते हैं और उसको एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। एसिड ट्रीटमेंट के बाद फिर से इसकी इस वहाँ पे क्या बन जाते हैं? नाइट्रस एसिड बन जाता है। फिर इस पे यहाँ पे प्रोटॉन की यहाँ पे थोड़ा सा एरो गलत हुआ, हमें ऐसे दिखाना है ऑडियो को। यहाँ पे प्रोटॉन अटैक करते हैं फिर से, है ना। प्रोटोनेशन हो जाती है नाइट्रस एसिड की। फिर यहाँ पे ये वाला कंडीशन बन जाते हैं, और यहाँ से H2O H2O क्या है? आपका गुड लिविंग ग्रुप, है ना। यहाँ से H2O निकल जाते हैं, बचा क्या?
NO, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो जनरेट होता है। या आप दूसरे तरीके से भी आप नाइट्रोसोनियम आयन को जनरेट कर सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, अल्काइल नाइट्रेट ले सकते हैं, NO2 है ना, RNO2 अल्काइल नाइट्राइड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप प्रोटोनेशन करेंगे इसकी, ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा। फिर ठीक है, ये वाला अब ROH है ना, ये ROH निकल जाएगा एज अल्कोहल, और बचा क्या, NO, फिर से आपको नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट होगा। पहला स्टेप हो गया, हमें नाइट्रोसोनियम आयन क्या करना था, उसकी फॉर्मेशन करनी थी, जो कि हाईली एक रिएक्टिव स्पीशीज होता है। अब एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट में इस नाइट्रोसोनियम आयन का क्या फंक्शन है उसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करते हैं आपके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ द प्राइमरी अमाइन है ना, RNH2 आपका प्राइमरी अमाइन है, इसके इस लोन पेयर पे आपका नाइट्रोसोनियम आयन क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब अटैक किया तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा RNH2, और यहाँ पे इस N पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। फिर इसके बाद यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाती है इसकी, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाते हैं, और उसी समय ये H पॉजिटिव यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। फिर से क्या बनेगा, फिर यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया, तो यहाँ इनके बीच में क्या बनेगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, यही हमें चाहिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसी पे आपको फोकस करना है कि मुझे इसमें कैसे N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लाना है, ताकि हमें डाइजोनियम सॉल्ट बने। अब हमने डबल बॉन्ड की जनरेशन की, फिर से यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, है ना, यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से OH2 वाली कंडीशन, वाटर वाली कंडीशन आया ना, H2O क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ से एक डीप्रोटोनेशन फिर से हो जाएगा। जब यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो बचेगा क्या, RN और NN के बीच में और एक बॉन्ड बनेगा, R ट्रिपल बॉन्ड N। यही हमारा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, ऐसे गुड सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ये N2 की फॉर्म में निकल जाते हैं, गुड लिविंग ग्रुप है। N2 क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इसीलिए इन द फॉर्म ऑफ ये गैस बन के निकल जाएगा। क्या बचेगा, R पॉजिटिव, तो जनरेशन में कार्बोकेटाइन हुआ। अब इस कार्बोकेटाइन पे आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आर क्या हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, आर क्या हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन हमें अभी इस समय फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना आर शुड बी एराइल ग्रुप, क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आप भूल जाएंगे आर अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता है तो कोई कार्बोकेटाइन इजीली बन जाता है, प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्शियरी बनता है। ठीक है ना, और N2 मॉलिक्यूल निकल जाता है वहाँ से। तो SN1 मैकेनिज्म में इसको आप पढ़ सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स वाले में। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो हम देखेंगे जो R है वो हमारे यहाँ पे क्या है, एक एराइल ग्रुप है। अगर यहाँ से N2 निकल जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, हाईली एक अनस्टेबल क्या बन जाते हैं, एक कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है। ठीक है ना, एक हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन की जनरेशन होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं, वो p ऑर्बिटल में नहीं होते। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यह आपका अगर बेंजीन रिंग होगा ना, ऐसे होता है, आपको पता है जो भी डिलोकलाइजेशन होता है वो किस में होता है, वो ऑर्बिटल, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो एक दूसरे के किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका, इसको मैं दूसरा कलर यूज करूँगा, यहाँ पे यहाँ से आपका
N2 निकल गया और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो इनके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर में है, वो सारा इसके परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से तो ओवरलैप करेगा लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे वो डिलोकलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर में है। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है हाईली अनस्टेबल है, बिकॉज ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, स्टेबलाइज करे। इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन मुश्किल से बनते हैं, इजीली नहीं बनते हैं। जबकि आपने जैसे अगर हम टर्शरी कार्बोकेटायन की बात करते हैं या सेकेंडरी कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्लस आई इफेक्ट होता है ना, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इस कार्बोकेटायन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। या आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन है ये वाला पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इसके p ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसकी वजह से अब ये इसके यहाँ पे रेजोनेंस हो जाते हैं विद द बेंजीन रिंग। लेकिन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होने की वजह से इसका कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस पॉजिटिव को चार्ज को क्या करें, स्टेबलाइज करें। तो ये वाला जो स्टेप है ये बहुत मुश्किल से बन सकता है। बस एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपका नाइट्रोजन जो है N2 मॉलिक्यूल वो गुड लिविंग ग्रुप है, उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग पे जनरेट होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टीडियस है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो कार्बोकेटायन होगा, यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है हाईली अनस्टेबल है, ये मुश्किल से चाहेगा कि मेरे ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि वो अनस्टेबल कंडीशन होगा ना, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। इसके बाद इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। तो ये वाला स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस पे ही डिपेंड करेगा। और जो सेकंड स्टेप है ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक वो फास्ट स्टेप होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी यूनिमोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें। तो हमें सबसे पहले क्या तैयारी करना था, हमें यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिक्सिंग से क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट होगा, NO पॉजिटिव। फिर ये NO पॉजिटिव, इनके बीच में NO पॉजिटिव जो जनरेट हुआ वो यहाँ पे अटैक करेगा इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। फिर हमने वो सारा मैकेनिज्म आगे पढ़ा, तो इसके बाद वहाँ पे ये वाला क्या बन जाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट का क्या हशर होगा हम देखेंगे आगे। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है। और आपका से फॉर एग्जांपल वाटर एक्वस सोल्यूशन में आप कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन मींस वाटर है आपका, जो रिएक्शन मीडियम में क्या है, वाटर ही वाटर है, तो इस एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम एक्वस सोल्यूशन में हीट करेंगे तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, सबसे स्लोएस्ट स्टेप में यहाँ से N2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से N2 मॉलिक्यूल माइनस N2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज याद रखना ये एम्प्टी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, न कि जो आपके यहाँ पे पैरेलल में जो p ऑर्बिटल्स में है उसमें नहीं है ना। तो इसमें कोई रेजोनेंस के चांस नहीं है, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। तो बहुत फास्टली सेकंड स्टेप में आपका OH इस पॉजिटिव चार्ज पे OH2 यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। फिर यहाँ पे ऐसा कंडीशन बनेगा ना, ऐसा OH बनेगा पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे डीप्रोटोनेशन H पॉजिटिव निकल जाएगा और आपको यहाँ से फिनोल बन जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि यानी हमने अभी देखा किस कंडीशन में, जब आपको ये वाले कंडीशन होता है,
डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, वहाँ से N2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, तभी SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म यहाँ पे फॉलो होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बस सिंपल सा स्टेप है, आपको सबसे पहले एक डाइजोनियम सॉल्ट तैयार करना है, वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, वहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर कार्बोकेटाइन पे आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपका वाटर ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो यहाँ पे फिनोल बनेगा, आपका क्लोराइड ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, आपका मेथनॉल यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये मिथॉक्सी बेंजीन बनेंगे, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे फिर न्यूक्लियोफाइल यूज़ करके आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप तैयार करा सकते हैं। लेकिन कंडीशन जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको आपको याद रखना है। से फॉर एग्जांपल ये वाला है, आपको फिनोल यहाँ पे इसमें OH यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पे आपको ये आपका अल्काइल ग्रुप है ना, इसके पैरा पोजीशन पे आपको OH लगाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है? नो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जो OH पॉजिटिव हो। है देखा क्या आपने OH पॉजिटिव रिएजेंट? नहीं देखा। तो अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं कि ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, फिर आपको पैरा हाइड्रोक्सी आपको बेंजीन बनेगा, है ना, अल्काइल बेंजीन बनेगा, ये हम बोल सकते थे। लेकिन हमारे पास OH पॉजिटिव तो कोई रिएजेंट है ही नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका है क्या है, सबसे पहले हम इस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को लेंगे, फिर इसको नाइट्रेशन करेंगे, है ना, HNO2 और H2SO4, है ना। ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं ना इसको। तो आपको पैरा पोजीशन भी इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी। फिर रिडक्शन करते हैं, है ना, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ये वाला कैटलिस्ट, तो NO2 रिड्यूस हो जाएगा, जो हो जाएगा, और यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको प्राइमरी अमाइन मिल गया, आपको प्राइमरी अमाइन तैयार हो गया, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन पे हमें नाइट्रोसोनियम आयन को अटैक कराना है ना। तो नाइट्रोसोनियम आयन कहाँ से जनरेट होगा, आप सोडियम नाइट्रेट और एसिड को मिक्स करेंगे तो नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट होगा, वो नाइट्रोसोनियम आयन इस NH2 पे अटैक करेगा, फिर यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे, एक्वस कंडीशन में थोड़ा सा हीट करेंगे, तो अभी हम देखा यहाँ पे OH की इंट्रोडक्शन हो जाएगी इजीली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैरा पे OH इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कुछ और रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आयोडीनेशन कराना, आयोडीन लगाना है। तो आयोडीन लगाने के लिए आप क्या लेंगे, फिर से प्राइमरी अमाइन लेंगे, है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेंगे, इसको सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम और नाइट्रेट और HCl मिलके क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन। फिर नाइट्रोसोनियम आयन इसके यहाँ पे अटैक करेंगे प्राइमरी अमाइन पे, नाइट्रोजन पे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर आप किसके साथ आप ट्रीट करेंगे, वाटर में पोटेशियम आयोडाइड, यानी अब I नेगेटिव यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, फिर I नेगेटिव इस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेंगे। तो यहाँ पे 75% यील्ड क्या होगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। और थोड़ा जो बनेगा वो वाटर भी अटैक करेंगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे फिनोल भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी 25%। या कोई और एक रिएक्शन करना चाहते हैं तो आप फिर से यही वाला कंडीशन जो हमने पहला, इसकी नाइट्रेशन करेंगे, यहाँ नाइट्रो। हमेशा याद रखना रिडक्शन जब हम करते हैं NO2 की इस वाले कंडीशन में H2 पैलेडियम लेंगे तो NO2 कन्वर्ट इजीली हो जाते हैं NH2 में। फिर सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट को CuX के साथ, कॉपर हैलाइड के साथ यहाँ पे ट्रीट करेंगे। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, साइनाइड हो सकते हैं, है ना। तो आपको जो भी यहाँ रिएजेंट इंट्रोड्यूस करना है, Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो CuCl लेंगे, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन वाला फॉर्म बन जाएगा। ब्रोमीन लगाना है तो CuBr लेंगे, और CN लगाना है CuCN लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इंट्रोडक्शन, बहुत सारे वेरियस टाइप के आप
इजीली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अभी तक हमने 3 मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, फिर और एक मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा सा पूरे मैकेनिज्म को हम समराइज करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ताकि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए। तो फिर से मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो फिर से आप गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच।